तैयार हो जाइए बाजार के एक और दमदार एक्शन पैक दिन के लिए और साथ ही त्योहारी सीजन की एक और दमदार शुरुआत के लिए। जी हाँ, आज है धनतेरस और एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन आज भी आपके लिए। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और इस शुभ मौके पर आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत बधाइयाँ सर, त्योहारी सीजन की शुरुआत है और बढ़िया मूड माहौल बना हुआ है। बिल्कुल दीप, और आपको, हमारी पूरी टीम, सारे दर्शकों को और हमारे सारे दर्शकों को, परिवार वालों को, उनके नियर एंड डियर वंस को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट अभी मैं करने वाला हूँ थोड़ी देर में धनतेरस को लेकर। मतलब एक आज रास्ते में आते आते एक कबीरदास जी का दोहा याद आया और उसको लेकर मैं ट्वीट करने वाला हूँ। धनतेरस की विशेष थोड़ी अलग तरह की होगी, नहीं तो आमतौर पर लोग थोड़ा धनतेरस पर जो विशेष करते हैं बहुत सारा पैसा हो, खूब सारा हो, ये हो, तो उससे थोड़ा सा हट करें। इंटरेस्टिंग है। तो चलिए, लेकिन शुभकामनाएं दिल से आपके लिए। ये साल, ये दिवाली, पूरा साल आपके लिए बड़ा समृद्धि वाला हो, ये हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, त्योहारी सीजन है और बहुत बढ़िया मूड माहौल है हमारे ऑफिस में। माहौल तो बहुत ही बढ़िया दिखा है आपको देखकर, हमारी पूरी टीम को देखकर। चमकते हुए चेहरे, चमकते हुए कपड़े, चमकता हुआ स्टूडियो और चमकता हुआ न्यूज़ रूम। बस अच्छा लगता है सर। एब्सोल्युटली। और त्योहारों की यही खास बात है कि आपकी रूटीन और बोरिंग लाइफ से थोड़ा सा आपके अंदर जोश, एनर्जी, पॉजिटिविटी बढ़ते हैं। कुछ नया करने की इच्छा होती है, उमंग होती है, उत्साह होता है। तो उम्मीद करें बाजार पे आज फिर से कुछ नया करें, 18,000 के पार निकलने की कोशिश। कल तो दमदार एक्शन रहा, वही जानना है आपसे। उससे पहले बताएं सर, आज के जो ट्रिगर्स हैं वो क्या कह रहे हैं? अमेरिकी बाजारों में फिर से कल एक और रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आया और तीनों इंडेक्स ने रिकॉर्ड बनाए। आमतौर पर तीनों इंडेक्स एक साथ रिकॉर्ड नहीं बनाते, लेकिन कल भी और परसों भी, यानी कि लगातार 2 दिनों से S&P, नैस्डैक और डाउ नए रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट्स, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखे। रिजल्ट्स के लिहाज से टाटा मोटर्स के नतीजे वैसे आपको उतने दमदार नहीं दिखेंगे, लेकिन मैनेजमेंट की कॉमेंट्री बड़ी दमदार है। नतीजों के बाद जो गाइडेंस और जिस तरह की आवाज़ में बात की है वो वाकई में काबिल तारीफ है। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। बता दूं आपको कि GDR 6%, ADR 6% ऊपर बंद हुआ है। निफ्टी की 2 कंपनियां आज नतीजे पेश करेगी और वायदा कारोबार की 5 कंपनियों के आज नतीजे आने वाले हैं, इन पर भी रहेगी नजर। मंथली बिक्री के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। अक्टूबर महीने की बिक्री थोड़ी सी ठंडी होती दिखी है टू व्हीलर्स के केस में। हीरो मोटो और रॉयल एनफील्ड की कमजोर बिक्री के आंकड़े आपके लिए। ये है आज के बड़े ट्रिगर्स। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए आज के बड़े ट्रिगर्स। सर, कई सारी बातों पर बात करनी है और नतीजों का भी पूरा एक्शन बाजार में बना हुआ है, पर एक जो कल एक्शन हुआ उस पर एक थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहूंगा सर। SGX भी हमें 18,000 के करीब दिख रहा है। कल जो एक बड़ा रिबाउंड आया, रिवर्सल आया, इसको कैसे समझना चाहिए? क्योंकि आप भी कह रहे थे डेटा इंडिकेट कर रहा है, जो जोन्स आपने बात करी थी वहां पर बाजार भी आते हुए दिखे। कल का ये जो एक्शन था, ये एक कह सकते हैं गिरावट के बाद का रिबाउंड था, या फिर यहां पर थोड़ा थोड़ा कन्विक्शन आते हुए दिख रहा है, क्योंकि डेज हाई पर कल बाजार बंद होते हुए दिखे सर? रिबाउंड था या थोड़ा कन्विक्शन वाली खरीदारी, भरोसे वाली खरीदारी? देखिए, बाजार में भरोसा तो लोगों को है। ट्रेडर्स का छोड़ दे जो 5-7 दिन की गिरावट से घबराते हैं, लेकिन अदरवाइज ऐसे लॉन्ग टर्म के लिहाज से किसी को भरोसे में कोई कमी नहीं है। हाँ, कई सारे फंड मैनेजर्स और फंडामेंटल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि वैल्यूएशंस बड़े महंगे हैं और इन लेवल्स पर खरीदारी करना इतना आसान नहीं है। हो सकता है निफ्टी 1000 पॉइंट गिरने के बाद भी उनके लिए वैल्यूएशंस निफ्टी के आकर्षक ना हो, लेकिन जिन स्टॉक्स में 20-30, फॉर एग्जांपल आपका टाटा पावर अगर 250 वाला 200 हो गया तो 20% का करेक्शन टाटा पावर में, इससे ज़्यादा आप क्या उम्मीद करेंगे, है ना? तो अगर आपको टाटा पावर पसंद है और अगर टाटा पावर आपका 20% करेक्शन दे देता तो आपके लिए आकर्षक हो गया। अगर आपको TCS 15%, 10% करेक्शन टॉप से दे देता है तो आपके लिए आकर्षक हो गया। तो ऐसे में भले ही कई सारे फंड मैनेजर्स को मार्केट महंगे लग रहे हों, लेकिन स्टॉक्स उनके लेवल पर आ रहे हैं और जहां स्टॉक्स अगर लेवल पर आ रहे हैं तो वहां खरीदारी हो रही है। सो मेरा ये समझना है कि दीप, ये रेंज बाउंड मार्केट है, न इसको 17,500 तोड़ने की जल्दबाजी है, न 18,500 के पार निकलने की हड़बड़ी। तो इस रेंज में आपको ट्रेड करना है। इस रेंज में थोड़े वोलेटाइल रह सकते हैं, थोड़ा वक्त बिता सकते हैं। एक तरफा तेजी के बाद अब ना आपको एक तरफा तेजी दिखेगी ना एक तरफा मंदी दिखेगी। तो इस रिबाउंड और इस रिकवरी में थोड़ी और ताकत है अभी है। क्योंकि आप देखिए, आमतौर पर हम कहते हैं कि या तो भाई रिकवरी जो होती है, जितना आप गिरे उसकी 1/3 रिकवरी कर लो, 50% कर लो या 66% कर लो, 2/3। तो अगर 1/3 करनी है तो आपकी हो गई, कल 1/3 हो गई, ठीक है। 1000 पॉइंट आप गिरे थे, बिल्कुल राइट, और करीबन 350 पॉइंट आप रिकवर कर गए। अगर आपको 50% करनी है तो 18,000 के आसपास हो जाएगी, 18,050 के आसपास, करेक्ट। और अगर आपको 2/3 करनी है
तो 18,200 के आसपास तक की 18,175 18,200 तक की रिकवरी बनती है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस रिकवरी में 18,050 से लेकर 18,200 तक की रेंज तो बनेगी। उसके बाद देखेंगे कि क्या कुछ होता है। तो रिकवरी में ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना है और कमजोरी में ओवर पेसिमिस्टिक भी नहीं होना है। आपको बाजार मौके दे रहा है दोनों तरफ के, और उन दोनों तरफ के ट्रेड को जब तेजी में हो, गर्मी में हो, थोड़ी ऊपर में प्रॉफिट बुक करिए, वापस नीचे लेवल का इस्तेमाल करिए खरीदारी करने के लिए। आज से कल जो हुआ दीप जिस तरह की, और कल मैं सरप्राइज नहीं था कि इस तरह की तेजी बनी है, और हमारे टारगेट भी 17,950 के और 39,775 के बैंक निफ्टी के एग्जैक्टली वहां तक पहुंचा है। तो मैं सरप्राइज नहीं था। और क्यों नहीं था, उसकी वजह ये कि आपको कहते हैं ना एक स्प्रिंग हो और स्प्रिंग के ऊपर आप बड़ा वजन रख लें और जैसे हटाएं वो हटेगा तो वो कैसे एकदम बाउंस करती है। एग्जैक्टली जैसे एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ, बाकी ट्रिगर्स कोई खराब, ग्लोबल तो रोज ही मतलब हाई बना रहे हैं, ग्लोबल में कोई समस्या है नहीं। बाकी मार्केट ओवरसोल्ड पिछले 4 दिनों से थे ही, खाली एक ही दिक्कत थी कि एफआईएस की बिकवाली लगातार होती दिख रही है, और जैसे वो बिकवाली बंद भी नहीं हुई, सिर्फ कम हुई। कम होने पर ही वापस बाजार, उसकी 2 रीजन है, एक उनका सेलिंग प्रेशर कम होना, दूसरा जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स हैं उनकी पोजीशन कट जाना, और तीसरा बाजार का हल्का होना जो बाजार को तुरंत ऊपर ले आया। सो मेरे ख्याल से इस रिकवरी में थोड़ी और जगह बाकी। चलिए, काफी लोग खुश होंगे सर ये सुनकर, स्पेशली आज के दिन। एक काम करते हैं सर, आज का पहले पूरा सेटअप समझ लेते हैं, फिर जो 1-2 चीजें और बाजार में चल रही हैं उस पर भी आपका व्यू लेना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा एसजीएक्स ऊपर से फिसला है पर आप कह रहे हैं मोमेंटम बरकरार है। कैसे देखें आज के सेटअप को? सेटअप में सबसे पहले थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स को टच करना चाहता हूँ। और ग्लोबल मार्केट्स में कल जो अमेरिका में जो कुछ हुआ उम्मीद के मुताबिक था कि वहाँ लाइफ हाई बनेंगे, मजबूत ट्रेडिंग सेशन रहेगा, लेकिन एक चीज जो हुई जो आपको आंकड़ों में उसमें नहीं दिखती है, और वो है रसेल 2000। बिल्कुल, अमेरिका का ब्रॉडर मार्केट कितनी तेजी में है ये आपको कितना, 3.5%। वहां का स्मॉल कैप इंडेक्स कल 3.5% बढ़ा है। 3.5% बहुत बड़ा होता है स्मॉल कैप इंडेक्स में 3.5% बढ़ने का मतलब, अगर समझिए हमारे यहाँ स्मॉल कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स हमारे यहाँ 1.5-2% उस जमाने में बढ़ता था अप्रैल और मई में, जब अनाप शनाप तेजी होती थी कि आप अभी लो 3:30 बजे ऊपर के सर्किट पे, आज खरीदो कल ऊपर के सर्किट पे, वैसा वाला माहौल। तो अमेरिका में आप देखिए ब्रॉडर मार्केट की ताकत दिखती है जबरदस्त, और वो भी फेड की मीटिंग है इस हफ्ते, उससे पहले। तो आप ये सोचिए कि, और ये क्यों हो रहा है इसको समझना जरूरी है। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि मूड माहौल बहुत अच्छा ही है। देखिए स्मॉल कैप शेयरों में तेजी 2 वजह से होती, एक बाजार में स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट हो, और दूसरा जब छोटी कंपनियों की कमाई पर बड़ा भरोसा हो, और ये दूसरा कारण अमेरिका में ज्यादा है। बिल्कुल, रेट हाइक हो सकते हैं, टेपरिंग हो सकती है, ये ब्रॉडर मार्केट के लिए सबको पता है। लेकिन अगर इस टेपरिंग में भी अगर अगले 1 साल या 2 साल अमेरिका में कोई स्मॉल कैप कंपनियां हैं, वो अगर तगड़ी कमाई कर सकती है, तो आप उस कमाई को देखकर खरीदेंगे, और वही अमेरिका में होता दिख रहा है। सो रसेल 2000 का बढ़ना अमेरिकी बाजारों की तगड़ी ताकत दिखाता है, और ये चीजें हिंदुस्तान में भी हो सकती है, जहां पर जिन कंपनियों पर इस रिजल्ट सीजन में आप देखेंगे कि अच्छे नतीजे आ रहे हैं, जिसको लेकर आज मसलन सेल है, ठीक है 120-125 के लेवल पर है, लेकिन आप देखिए जिस तरह का प्रॉफिट दिखा रहे हैं, जिस तरह का डेट रिडक्शन हो रहा है, जिस तरह से बैलेंस शीट स्ट्रांग हो रही है, और अगले कम से कम 2 से 4 क्वार्टर तो आपको साफ समझ में आता है कि ये रहने वाला है। तो आज बढ़े ना बढ़े, कल बढ़े ना बढ़े, इसको बढ़ना है। एग्जैक्टली ये कई सारी मेटल कंपनियों की ये कहानी है। बिल्कुल। सो जहां पर नतीजे मजबूत है, उन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो भरपूर तेजी होती दिख रही है, वो ग्लोबल फिनोमिना आपको इंडिया में भी आते हुए दिखेगा। चलिए, ये तो मेरे को ग्लोबल मार्केट्स में कल दीप यही होता है कि आप जितना अंदर घुसेंगे उतनी आपको समझ आएगी क्या हो रहा है। सो अदरवाइज आप डाउन नैस्डैक और S&P देख के छोड़ दें तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन रसेल 2000 आपको कुछ अलग कहानी बता रहा है अमेरिका की, और वो बड़ी मजबूती वाली कहानी है। वहां का डेटा सर अभी तक जितने नतीजे आए हैं जी 80% अनुमान से बेहतर रहे हैं। माय गॉड, 80% अनुमान से बेहतर हैं जितने अभी तक के नतीजे इनके आते हुए दिखे। गजब। तो ग्लोबल पॉजिटिव है, एफआईएस के और डीआईएस के डेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, न्यूट्रल साइड पर है, इसे भी हम विस्तार से बात करेंगे। वायदा कारोबार के संकेत अब भी पॉजिटिव है, सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है मेरा, और ट्रेंड न्यूट्रल है। ट्रेंड फिर से मजबूत पॉजिटिव 18,200 के ऊपर की क्लोजिंग, 18,200 के ऊपर, हाँ है ना। हमने 17,850 की क्लोजिंग के नीचे हमने ट्रेंड न्यूट्रल किया था। यस सर। और अब 18,200 के ऊपर ट्रेंड फिर से पॉजिटिव होगा, तब न सिर्फ हम नया हाई बनाएंगे 18,600 के पार का, फिर 19,000 भी जाएंगे।
19,000 की तैयारी। हाँ, अगर 18,200 के ऊपर 18,200 250 के आसपास एग्जैक्ट लेवल में निकाल लूंगा, अभी निकाला नहीं है क्योंकि शायद आजकल में होने में थोड़ा वक्त है इस हिसाब से, लेकिन 18,200 275 की आखिरी बाधा है, उसको पार करेंगे तो बाजार फिर से जबरदस्त मजबूत बनेगा। आज एक भी नेगेटिव नहीं है सर, सारे या तो पॉजिटिव या न्यूट्रल हैं, 3 पॉजिटिव 3 न्यूट्रल संकेत आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, ये अच्छा नोटिस किया आपने। मैंने लिखते वक्त ये नोटिस नहीं किया था, लेकिन हाँ बिल्कुल ज्यादातर पॉजिटिव। काफी लंबे समय बाद एक भी नेगेटिव संकेत नहीं है, स्पेशली जो एफआईएस का था। डेटा भी जानेंगे सर, पर पहले लेवल्स बताइए क्या कह रहे हैं। 17,800 17,850 दिन के लिए सपोर्ट का काम करेगा। आई एम श्योर ये होल्ड होना चाहिए, टूटेगा नहीं, लेकिन फिर भी नीचे की तरफ 17,625 17,700 अब आपके लिए बेस बन चुका है, जहां पर हमने शुक्रवार को लोज बनते हुए देखे थे। ऊपर की तरफ 18,025 18,101 बदलाव जो किया है डेटा में डीप फॉर्म में बता दूंगा। आमतौर में 50 पॉइंट की रेंज दिया करता था, अब मैं रेंज 75 पॉइंट की दे रहा हूं। इसकी दो बड़ी वजह, एक हम लेवल भी 18,000 के आसपास हैं, yes, और दूसरा मूव बाजार में थोड़े से बड़े आते दिख रहे हैं इंट्राडे में, तो उस हिसाब से 75 पॉइंट की रेंज आपको मिलेगी। ऊपरी रेंज 18,025 18,100 है, और उसके ऊपर 18,125 18,200 प्रॉफिट बुकिंग जोन है। बैंक निफ्टी 39,350 39,500 तुरंत प्रभाव से आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे गए तो 39,000 से लेकर 39,125 मजबूत सपोर्ट जोन है, जहां पर खरीदारी आती हुई दिखेगी और शॉर्ट कवरिंग भी। ऊपर 39,950 40,050 हल्की रुकावट है, ज्यादा नहीं, छोटी रुकावट है। इसके पार करके टिके तो 40,150 40,325 की ऊपर की रेंज बनती है। बैंक निफ्टी 40,500 तक की यात्रा कर सकता है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे तो। 40,500 तक की अपसाइड बैंक निफ्टी में बन रही है, ठीक उसी तरह से जैसे 18,200 तक की अपसाइड आपको बैंक निफ्टी में बनती हुई दिख रही है। तो निफ्टी 18,200, बैंक निफ्टी 40,500 40,700 की तरफ ये यहाँ तक तो पहुँचना चाहिए, वन बाय वन, अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहे। लेकिन इसका सिंपल सी चीज है, 2 दिन पहले मूड बहुत खराब था और एक दिन में मूड बहुत अच्छा भी नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप चलते रहे, एक लेवल को पार करते रहे। दिन की रेंज क्या निकल कर आएगी? 17,850 18,025 दिन की छोटी रेंज है जी। 17,800 18,100 दिन की मीडियम रेंज है। 17,700 18,175 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चले आप निफ्टी में। बैंक निफ्टी 39,500 40,050 दिन की छोटी रेंज होगी। 39,350 40,150 दिन की मीडियम रेंज। सब याद ही हो गए, डेटा देखने की भी जरूरत नहीं है, लेवल सब याद है ना। 39,125 और 40,325 ये आपके लिए बड़ी रेंज है बैंक निफ्टी के। तो मुझे तो लेवल याद भी हो जाता है, आपको लिखने में और याद करने में वक्त है तो खट से एक वो स्मार्टफोन में पिक्चर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेवल आपके ध्यान में रहेंगे। तो ये सारे लेवल से जिन पर रखनी है आपको नजर। ठीक है सर। कैसे देखें सर कल की रिकवरी में? पीसीआर क्या कह रहा है? एफआईएस की पोजीशन में कैसे बदलाव? एफआईएस की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं, 56% पे वही के वही है। रिबाउंड में भी सर ना पुट कॉल रेशियो में थोड़ा सा चेंज हुआ, 0.9 आया जी। फिर भी ओवरसोल्ड तो है नहीं, अभी भी निचले लेवल पर ही है। तो ऐसे में अगर इंट्राडे में डिप मिले, खरीदारी करें कल की तरह। हाँ, पुट कॉल रेशियो अभी भी कंफर्टेबल है। 0.75 तो ड्रीम पुट कॉल रेशियो है। और कल हम बात कर रहे थे कि तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, तगड़ी खरीदारी आएगी, वो दिखी भी आपको। 200 पॉइंट की से ज्यादा की तेजी किसी ने शायद सुबह सोची नहीं होगी, लेकिन लग रहा था कि होना है 17,950 तक के टारगेट जो आ भी गए आपके लिए। पुट कॉल रेशियो अभी भी कंफर्टेबल है। विक्स मेंटेन है 1% नीचे, ठीक है, कोई खास बात। ठीक है, क्या करना है सर मौजूदा पोजीशंस के? 17,700 कल के लोज पर स्टॉप लॉस रखें। 17,701 की स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। अगर किसी को क्लोजिंग बेसिस पे और नीचे रखना है तो वो 25 पॉइंट और नीचे कर ले, क्योंकि इस फॉल में हमने 17,671 की लोएस्ट क्लोजिंग देखी है गुरुवार को, ठीक है, तो नहीं सॉरी शुक्रवार को। सो उसके आसपास स्टॉप लॉस बनता है। मैंने 17,700 के कल के लोज को स्टॉप लॉस मान के दिया है। ये आपका स्टॉप लॉस है निफ्टी पर, ठीक है। इंट्राडे में किसी को छोटा रखना है तो वो 17,800 का रख सकता है, बाकी सही स्टॉप लॉस 17,771 का आता है। पॉइंट नंबर 1। बैंक निफ्टी इंट्राडे में स्टॉप लॉस आपको 39,350 का रखना है। जिसको और छोटा रखना है वो 39,500 का रखें। 39,350 ठीक स्टॉप लॉस है। क्लोजिंग बेसिस पे 39,100 का आता है। मैंने 100 पॉइंट और नीचे 39,000 का रखा है। यहाँ कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मैं एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर लेता हूं। कहते भी हैं कि थोड़ा तो स्पेस देना। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा स्पेस ले लेना ठीक रहता है। अगर आप शॉर्ट हैं तो अब आपका फाइनल स्टॉप लॉस है निफ्टी पर 18,050 का। जिनको बहुत दूर रखना है वो 18,200 का रखें, लेकिन वो एडवाइजेबल नहीं है, आएगा नहीं। 300 पॉइंट दूर का स्टॉप लॉस रखने में सेंस नहीं बनता। 18,050 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे ठीक है आपके लिए स्टॉप लॉस। और निफ्टी में है और बैंक निफ्टी में 40,050। अब 40,000 के ऊपर निकलकर टिके और बंद होता दिखे तो फिर शॉर्ट काट ले 40,050। ठीक है सर, तो चलिए ये तो रही मौजूदा पोजीशंस। अब नई पोजीशंस पर आते हैं। खरीदे निफ्टी 17,800 850 की रेंज में अगर आज पहुंचे तो जरूर खरीदिए, शौक से खरीदिए। 17,700 के स्टॉप लॉस के साथ
17,900, 925 और 18,025, ये 3 टारगेट, बस छोटे वाले 3 टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर्स को इंतजार नहीं करना है उस रेंज में आने का। आपका स्टॉप लॉस ही होगा 17,800 का और आप खरीद लीजिए, यानी कि यहाँ से 125 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस। अगर कमजोर शुरुआत होती है, थोड़ा नीचे आते खुलते आप समझिए 17,850 के आसपास आ गए, 17,800 के स्टॉप लॉस के साथ खरीद लीजिए। 18,000, 18,025 दो छोटे टारगेट हैं, 18,125, 18,100, 18,125 मीडियम टारगेट है और 18,175 का फाइनल टारगेट, जिसके लिए निफ्टी में करनी है आपको खरीदारी। अब आइए शॉर्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। 18,100 से 18,175 की रेंज परफेक्ट डीप शॉर्ट करने के लिए। इस रेंज में आए तो जरूर करिएगा शॉर्ट, एक चांस तो ले ही लीजिए। yes, मेरे बोलने पर 18,250 के स्टॉप लॉस के साथ बेच दीजिएगा। 18,050, 18,000, 17,925 और 17,900, ये सारे टारगेट्स। एक चीज ध्यान में रखें हमेशा, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि क्या होता है, जैसे अगर आप लॉन्ग साइड पे थे पिछले हफ्ते और अगर आपने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया तो 700-800 पॉइंट आपके निकल गए, बड़े निकल गए, है ना। वो 50 पॉइंट के लिए 500 पॉइंट ना दे। सिमिलरली यू नेवर नो, मार्केट भाग जाए, ग्लोबल मजबूत है, एफआईज का आज अगर कोई दमदार खरीदारी का आंकड़ा गया, पता चला कल आप 18,200 के ऊपर है, और पता चला आपने 17,800 पे 17,900 पे शॉर्ट किया हुआ, फिर 300-400 पॉइंट के लिए आप अटक गए, बिल्कुल करेक्ट। और पता चला अगर इस रनअप में 18,600 ही नहीं और ऊपर निकल गया तो क्या करें। सो इंडेक्स में आप स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और एटलीस्ट मतलब शॉर्ट साइड पे तो पक्का ही करें, लॉन्ग साइड पे भी करना चाहिए। लॉन्ग साइड में कम से कम ये है कि मतलब आपने कोई लॉन्ग पोजीशन बना ली, आप नहीं तो आपकी आने वाली जनरेशन को तो मिल ही जाएगा एग्जिट। सही बात है ना। समझिए आप 18,600 पे ही लेके बैठे हैं और पता चला अगला 1 साल 18,600 नहीं आया, कोई बात नहीं, 1 साल नहीं आया, 2, 3, 5 साल, 7 साल में कभी तो आ जाएगा कि आपकी खड़े रहने की ताकत है तो। और अगर आप SIP भी करते रहे, हर 1000 पॉइंट पे निफ्टी ऐड करते रहे तो आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन शॉर्ट पे क्या है, शॉर्ट की तो गारंटी नहीं है ना कि वो आएगा ही आएगा, करेक्ट सर। लॉन्ग की तो गारंटी का आ जाएगा, बिल्कुल। शॉर्ट की गारंटी है, इसलिए अगर आप शॉर्ट करें तो स्टॉप लॉस जरूर रखें। सो 18,175 तक बेचें, 18,250 का स्टॉप लॉस, 18,050, 18,000 छोटे टारगेट, 17,925, 17,900 दो और टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। क्लियर है सर। तो चलिए, ये तो रहे सारे निफ्टी के लेवल से। बैंक निफ्टी पर क्या करना है? खरीदें 39,125, 39,350 मेरे लिए परफेक्ट रेंज है जहां पर खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 39,000 का लगाकर, ठीक है। अगर आए इस रेंज में, चांस कम है आएगा, लेकिन आए तो खरीदें जरूर। 39,500, 700 दो टारगेट, 775, 850 ये और दो टारगेट, बस ये सिंपल है। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए सिंपल है, 39,350 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीद लीजिए। टारगेट 39,950, 40,050, 40,150, 40,325 और 40,500, ये सारे टारगेट है जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी। ठीक है सर। ठीक है, तो 40,500 तक की यात्रा ऊपर बन सकती है अगर आप 39,350 को नहीं तोड़ते हैं तो। अगर जिनको स्टॉप लॉस और छोटा रखना है 39,500 का रखें। स्पेशली दीप, अगर आप एक बार 40,000 पार कर लें तो फिर स्टॉप लॉस आपका 39,500 आ जाना चाहिए, फिर 39,700 आना चाहिए। धीमे धीमे स्टॉप लॉस ट्रायल करते चले ऊपर की तरफ, ये जरूरी है आप। ठीक है सर। और बिकवाली करनी है तो? अच्छा, ये बताया नहीं मैंने। ओके। 40,150, 40,325 ये रेंज ठीक लगती है। जितना ऊपर बेच पाए अच्छा है। 40,500 भी हो सकता है अगर बहुत अच्छा कुछ हो जाए तो, चांस से कम है तो एक बार 40,150, 40,325 की रेंज में बेचिए 40,500 के स्टॉप लॉस के साथ। 40,050, 39,950 दो छोटे टारगेट हैं। मीडियम टारगेट 39,875, 39,800 के बनेंगे। 39,700 और 39,525 ये बड़े टारगेट जिनके लिए बैंक निफ्टी में ऊपर आपको करनी है बिकवाली। ओके, तो अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए दोनों इंडेक्स में खरीदारी के मौके मिले। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए दोनों हैं। बिल्कुल ठीक सर। बैन लिस्ट बाय द वे सर डबल हो गई है। PNB था, एस्कॉर्ट्स जुड़ गया है, तो 2 स्टॉक्स 2 दिन हो गए हैं सीरीज के, 2 स्टॉक्स बैन में आपके लिए आ गए हैं। अच्छा सर, डेटा अब समझाएं क्योंकि FIs फाइनली एटलीस्ट नेगेटिव तो नहीं है इस समय। क्या दिखा डेटा में सर? यही अच्छी बात है दीप कि छोटे आंकड़े आए और खराब नहीं है। बिल्कुल, इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती कि पहली चीज तो है कि 202 करोड़ की बिकवाली की, जो कि बहुत ही छोटी है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी थोड़ी खरीदारी 53 करोड़ की, वो और दूसरी अच्छी बात है। तीसरा, स्टॉक्स बेचे लेकिन 500 करोड़ के ये, तो नेट 700 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं। वैसे 700 करोड़ के स्टॉक्स बेचना छोटा नहीं है जी, लेकिन अभी के मूड माहौल में जहां 2,000, 3,000, परसों तो हमने कितना 5,000 करोड़ की बिकवाली देखी थी फ्राइडे के दिन, तो उस हिसाब से तो 500 करोड़ कुछ भी नहीं है।
तो डेटा छोटे हैं। घरेलू फंड ने भी थोड़ा सा हाथ रोका है, Yes, sir. 116 करोड़ की खरीदारी, लेकिन ठीक है। तो इसमें दो चीजें, एक एफआईएस की बिकवाली कम हुई है, दूसरा लोकल ट्रेडर्स की भी बिकवाली कम हुई है, थोड़ी खरीदारी शुरू हुई है, क्योंकि हल्के होने के बाद अब करेंगे क्या। Exactly. अगर आपकी पोजीशन शॉर्ट कट गई, लॉन्ग कट गई, तो जीरो के कुछ तो नया बनाएंगे, और नया बनाने के लिए लॉन्ग साइड पर ट्रेड ज्यादा दिख रहे हैं, तो उस लिहाज से मुझे लगता है डेटा ये थोड़ा अच्छी। कॉन्फिडेंस वापस आया। वायदा कारोबार के डेटा 17,800 आज के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो गया, इसलिए मैं 17,800 को स्टॉप लॉस के तौर पर मान के चल रहा हूँ एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। और वो डीप इसलिए 42 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, हाईएस्ट है। कल 25 लाख शेयर वहां जुड़े हैं, तो इतना आसानी से 17,800 टूटेगा नहीं। हाँ, 18,000 रुकावट है, बिल्कुल है। 63 लाख शेयर हैं ओपन इंटरेस्ट में, हाईएस्ट है। तो आपके लिए आज की रेंज 17,800 18,000 की होगी। 18,000 के ऊपर दमदार तेजी गिनिएगा, 17,800 के नीचे कमजोर फील करिएगा। 200 पॉइंट में कुछ नहीं, टाइम पास, धनतेरस मनाइए वैसा है। ओके, अब आइए बैंक निफ्टी 39,500 मेक और ब्रेक है, 250 पॉइंट नीचे। 12 लाख शेयर पुट में और 9 लाख शेयर कॉल्स में, तो 39,500 के से ही आपको कमजोरी फील करनी है, 250 पॉइंट नीचे। 40,000 के ऊपर और मजबूती देखना है, 14 लाख शेयर वहां पर। 39,500 40,000 के बीच में धनतेरस मनाइए सिंपल, टाइम पास ये। हाँ, और यही होगा। हाँ, शुरुआत में यही होगा। इंतजार कीजिए, 17,800 तोड़ता है, 18,000 तोड़ता है। इंतजार कीजिए 39,500 तोड़ता है, 40,000 तोड़ता है, नहीं तो इस रेंज में टाइम पास करेंगे। डेटा बहुत क्लियर कट बता रहे हैं, रेंज में रहना चाहिए। कल की बढ़िया तेजी के बाद रेंज बाउंड मार्केट होना चाहिए। चलिए, तो आज थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा मार्केट, बट मूड माहौल बढ़िया है और सारे संकेत या तो न्यूट्रल है या फिर पॉजिटिव हैं आपके लिए। स्टॉक्स में भी एक्शन होने वाला है सर, और आइए जानते हैं अनिल जी को आज त्योहार के दिन कौन सा स्टॉक फोकस में आ रहा है बिगुल स्टॉक ऑफ द डे का। बताएं सर। टाटा मोटर्स स्टॉक ऑफ द डे, आज यहां पर खरीदारी करने की राय होगी फ्यूचर्स में। 478 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए 500-510 तक के टारगेट के लिए। और वजह ये कि नतीजे बहुत ज्यादा आपको मजबूत नजर नहीं आएंगे, लेकिन नतीजों के बाद गाइडेंस बहुत ही स्ट्रांग है। तो गाइडेंस में आप आमतौर पर टाटा मोटर्स में 2-3 चीजें जो देखते हैं। पहला, ग्लोबल मार्केट्स, तो ग्लोबल मार्केट्स को लेकर थोड़ी समस्या रही, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में रिबाउंड को लेकर मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट नजर आया। सबसे बड़ी चीज तो है कि जेएलआर को लेकर कॉन्फिडेंस है, तो वहां से आपके लिए ग्रोथ आ जाएगी। तो पहली चीज तो वो है। दूसरी चीज जो है दीप, लोकल मार्केट्स को लेकर, हमारे इंडियन मार्केट्स को लेकर तो आउटलुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो वो दूसरी चीज है। तीसरी चीज जिसकी वजह से टाटा मोटर्स आपको 500 पर दिख रहा है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर उनका प्लान। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर भी मैनेजमेंट ने वो सब कुछ कहा जो लोग सुनना चाहते हैं। तो ऐसे में तीनों ही तरफ का आउटलुक बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि नतीजों के बजाय आउटलुक पर स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा, तो 3-4% की अपसाइड दिखती है। कल एडीआर भी मेरे ख्याल से 5-6% ऊपर बंद हुआ था, तो 500-510 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में। कल हम इनकी बिक्री के भी आंकड़े देख रहे थे सर, और ईवी ऑफ कोर्स अभी छोटा बेस है, बट छोटे बेस पे बढ़िया ग्रोथ इनकी ईवी बिक्री में दिखा रही है। हाँ, बेस छोटा है, लेकिन उस बेस से आपको बढ़िया ट्रैक्शन मिल रहा है इनको ईवी, और अब तो रोड पे भी इनकी ईवीज दिख रही है सर। तो चलिए, टाटा मोटर्स है आज का स्टॉक ऑफ द डे, नजर रखनी है इस पर। एक बात और थी सर, स्टॉक्स की तो हम बात करेंगे और टीम से भी जानेंगे, बट जो आईपीओ मार्केट में एक्शन है, क्योंकि कल 5 आईपीओ एक्टिव थे। नाइका बढ़िया सब्सक्रिप्शन फिगर्स के साथ बंद हुआ, बाकी फिनो को ठीक ठाक रिस्पांस मिल रहा है, पीबी फिनटेक भी पहले दिन ठीक रहा, और जो बाकी जो 2 छोटी आईपीओज हैं वहां पर भी अच्छा एक्शन आ रहा है सर। मुझे कोई सरप्राइज नहीं नाइका के रेस्पॉन्स को लेकर। देखिए, अगर आप जोमेटो जैसे आईपीओ को इतना रेस्पॉन्स दे सकते हैं, जो कि लॉस मेकिंग है तो नए जमाने के बिजनेस ही, ये सारे के सारे ई कॉमर्स वाले बिजनेस है। कार ट्रेड को अगर इतना रेस्पॉन्स दे सकते हैं, तो उस हिसाब से तो फिर नाइका को रेस्पॉन्स रीजनेबल है। और मेरे ख्याल से अगर कोई भी यूनिकॉर्न अगर प्रॉफिट मेकिंग बन जाता है, तो मतलब वो इनकी जिंदगी में 2-3 ही टर्निंग पॉइंट होते हैं। पहला टर्निंग पॉइंट होता है जिस दिन इनके प्रोमोटर्स के दिमाग में आइडिया आया कि ये बिजनेस करना चाहिए। दूसरा टर्निंग पॉइंट ये होता है कि जब ये बिजनेस की शुरुआत करें जी। तीसरा टर्निंग पॉइंट होता है जब ये प्रॉफिटेबल हो, और लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उनके लिए है कि प्रॉफिटेबल होकर प्रॉफिटेबल बना रहे। आज आप सोचिए, नो डाउट जोमेटो के जो प्रोमोटर्स हैं या स्विगी के प्रोमोटर्स हैं या जो भी है फ्लिपकार्ट वगैरह, वो अपने आप में बहुत ही अनडाउटेडली विजनरी हैं, जिन्होंने ये सोचा कि ऐसे बिजनेस बन सकते हैं या हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक प्रॉफिट नहीं बनाया जी। दूसरी ओर आप इनके प्रोमोटर देखिए, नायका के फाल्गुनी नायर हैं, संजय नायर साहब हैं, मतलब इनकी जो समझ है बिजनेस के मामले में, वो नो डाउट उनके दूसरे कहीं आसपास भी नहीं। बिल्कुल सर, आप इस बात को समझिए कि प्रोमोटर्स की क्वालिटी क्या होती है। आज
खुद संजय नायर साहब KKR के, तो वो तो इतने सारे वो कंपनी में पैसा लगाते हैं जी। फाल्गुनी नायर का खुद का इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहा है बिजनेस का, स्टॉक मार्केट का, सो उनकी समझ ही अलग है। आप देखिए ना डी-मार्ट में दमानी साहब की जो समझ है, कितने प्रोमोटर्स की है, बिल्कुल करेक्ट। सो उनको ये पता है कि कैसे बिजनेस बनाया जाता है। इसलिए नायका अगर लिस्टिंग के बाद डबल हो जाए धीरे धीरे करके, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो लिस्टिंग भी अच्छी हो गई, लिस्टिंग हमने तो अच्छे लिस्टिंग है और लंबी अवधि दोनों के लिए। तो अगर आपको जोमेटो से प्रॉब्लम नहीं है कि अगर एक लॉस मेकिंग कंपनी का आईपीओ इतना भर सकता है, लिस्ट होकर लगभग दुगुना हो सकता है, तो फिर नायका से तो होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, नायका कम से कम प्रॉफिट में तो आई चुकी है। Absolutely. और आई एम श्योर सस्टेन भी करेगी जिस तरह का मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की क्वालिटी और प्रॉफिट में आना, ये दो बड़े ट्रिगर है नायका के लिए। हाँ, अब बाकी पीबी फिनटेक है तो उसमें ये मिसिंग है जी। मार्केट शेयर है, सब कुछ है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आने में अभी वक्त है जी। तो हर कंपनी को आप उस नए जमाने की जितनी कंपनियां आ रही है, उनको हर एक कंपनी को आपको उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के साथ देखना होगा। सिंपल। चलिए, तो आईपीओ मार्केट भरपूर एक्शन और स्टॉक्स में भी आज बढ़िया एक्शन बनने वाला है। नतीजे, काफी सारे रिएक्शंस आएंगे और काफी सारे नतीजे भी आएंगे। आइए नजर डालते हैं इस पर। पूरी टीम है तैयार, मानसी, वरुण, देवांशी और साथ ही आशीष। मानसी, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स आज के। गुड मॉर्निंग दीपांशु। एक लंबी लिस्ट है नतीजों की जो आज भी हम देखेंगे। बॉम्बे डाइंग, एडवांस एंजाइम, अल्काइल अमाइंस, बजाज हेल्थकेयर जैसे कैश स्पेस में कई सारे नंबर्स आज आने वाले हैं। वायदा बाजार और निफ्टी स्पेस के नतीजों पर तो नजर है ही। इसके अलावा पीएनबी हाउसिंग 2000 करोड़ तक फंड जुटाने पर कंपनी सोच विचार करेगी। वहीं यूएस एफओएमसी की बैठक जो है वो आज से शुरू होती हुई दिखेगी। और टेक महिंद्रा, कॉनकॉर, पीएनजी हेल्थकेयर, वर्धमान टेक्सटाइल जैसे शेयर्स आज एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए दिखेंगे। आईपीओ अपडेट अभी आपने डिस्कस किया, बस कहाँ कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है वो मैं बता देती हूँ। नायका आखिरी दिन आईपीओ जो है 81.7 टाइम्स भरता हुआ दिखा, रिटेल हिस्सा 12.2 टाइम्स भरा है। पॉलिसी बाजार पहले दिन आईपीओ 0.54 टाइम्स भरता हुआ दिखा, रिटेल हिस्सा जो है 1.18 टाइम्स भरा है। फिनो पेमेंट बैंक दूसरे दिन आईपीओ 87% भरा है, आज आईपीओ बंद होता हुआ दिखेगा। रिटेल हिस्सा जो है 4.65 टाइम्स भरता हुआ दिखा है। वहीं एसजेएस एंटरप्राइजेस का आईपीओ पहले दिन 0.32 टाइम्स भरता हुआ दिखा, रिटेल हिस्सा 0.64 टाइम्स भरा है। और अंत में सिगाची इंडस्ट्रीज पहले दिन आईपीओ करीब 9.52 टाइम्स भरता हुआ दिखा, और यहाँ पर रिटेल हिस्सा जो है 16.8 टाइम्स भरता हुआ हमने देखा है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ ट्रिगर्स और ऑफ कोर्स आईपीओ मार्केट में जो बढ़िया एक्शन है। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से नतीजों पर रखनी है नजर। गुड मॉर्निंग दीप। तो कैश के काफ़ी सारे नतीजे हैं जो आफ्टर मार्केट्स आए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आवान ऑफशोर, यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। यहाँ पे नतीजे थोड़े वीक है। रेवेन्यूज जो है 52% डाउन है, गिरे हैं 293 करोड़ से गिर के 140 करोड़। मार्जिन्स 35.8% से गिर के 14.3%, और कंपनी ने नुकसान किया है 248 करोड़ के आसपास का। तो यहाँ कमजोरी है। बजाज कंज्यूमर्स भी वीक है। रेवेन्यूज जो है 4.7% गिरे हैं, मार्जिन्स गिरे हैं 27.5 से 22.2, यानी करीब 5% के आसपास मार्जिन इस कंपनी के गिरे हैं। मुनाफा भी 18% गिरा है, 57 करोड़ से गिर के करीब 46 करोड़ के आसपास। डी-लिंक, यहाँ पे नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यूज 33% बढ़े, मार्जिन फ्लैट 6.9% पे, मुनाफा करीब 29% बढ़ा है, 9.8 करोड़ से बढ़ के 12.6 करोड़। और आखिरी में आईजी पेट्रो, यहाँ पे भी नतीजे अच्छे हैं। 94% रेवेन्यूज बढ़े हैं, मार्जिन 17.2% से बढ़ के 20.7% पे आए हैं। मुनाफा जो है 180% बढ़ा है, 23 करोड़ से बढ़ के 65 करोड़ के आसपास आया। साल दर साल नंबर्स बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा इस कंपनी ने एक डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट है, उसकी कहीं ना कहीं जो कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो एक कंपनी लगा रही है। 8400 MTPA का तलोजा इंडस्ट्रियल एरिया महाराष्ट्र में, उसमें जो कामकाज है वो इस कंपनी ने शुरू कर दिया है। तो ये अपडेट भी जो है इस कंपनी ने दिया। और एक प्रोडक्ट है इस कंपनी का, उसकी कैपेसिटी जो है वो भी ये कंपनी बढ़ाने वाली है, जिसके तहत करीब 345 करोड़ के आसपास का खर्चा जो है इस कैपेसिटी एक्सपांशन में ये कंपनी करने वाली है। ये अपडेट इस कंपनी ने दिया है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ नतीजे। आइए देवांशी से भी जाने कुछ और नतीजे। मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले मन इंफ्रा यहाँ पे काफी मजबूत नतीजे आते हुए दिखे हैं। इस तिमाही के जो आय है वो 480% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा भी आप देखिए 77 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 13 करोड़ से बढ़कर। मार्जिन इस बार 31% पर स्टेबल हैं, और जो मुनाफा है वो 111 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, 1.5 करोड़ से बढ़कर। तो ओवरऑल काफी मजबूत नतीजे आते हुए दिखे हैं। अन्य आय से सहारा मिलता हुआ दिखा, और साथ ही कंपनी ने बोनस शेयर का ऐलान किया है। हर एक शेयर पर आपको 2 शेयर मिलते हुए दिखेंगे, हर 2 शेयर
पर 1 शेयर का बोनस का कंपनी ने ऐलान किया है और जो रिकॉर्ड डेट है वो 19 नवंबर को तय की गई है। मोल्टेक टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी नंबर्स जो है वो काफी अच्छा आते हुए दिखे। इनकी जो कुल आय है वो 9% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 35% तक बढ़ता हुआ दिखा और जो मार्जिन है वो 17% से बढ़कर 21% के ऊपर आते हुए दिखे। मुनाफे में 12% तक का जो जंप है वो देखने मिला है। पराग मिल्क फूड्स, नंबर्स अच्छे हैं। इस तिमाही में भी जो मुनाफा है वो 40% से ज्यादा बढ़ा है और कामकाजी मुनाफा भी 27% तक बढ़ता हुआ दिखा। आय में भी इस बार 7% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। पोकरना, यहाँ से भी अच्छे नंबर्स आते हुए दिखे हैं। आप देखिए जो आय है वो 50% तक बढ़ती हुई दिखी है। मुनाफा इस बार हल्का सा कम हुआ है 20.4 करोड़ पे 20.9 करोड़ से घटकर और जो मार्जिन हैं वो 30% पर आते हुए दिखे हैं। रूपा एंड कंपनी, मिले जुले नंबर्स हैं क्योंकि आप देखिए जो मुनाफा है वो 16% बढ़ा है, आय भी 21% तक बढ़ती हुई दिखी है और जो मार्जिन हैं वो हल्के से कम होते हुए दिखे हैं, 19.5% पे आते हुए दिखे हैं 22% से घटकर। और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नंबर्स यहाँ पे भी अच्छे हैं। आय करीब 45% तक बढ़ती हुई दिखी है। मुनाफे में 70% तक का जंप आता हुआ दिख रहा है। जो कामकाजी मुनाफा है वो लगभग दुगना हुआ है, 203 करोड़ से बढ़कर 400 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखा और जो मार्जिन हैं वो इस बार 33% पे आते हुए दिखे हैं, 24% से बढ़कर। तो इस स्टॉक पर भी आपको नजर रखनी है। ओके, तो ढेरों नतीजे हैं जो आपके सामने हैं और थोड़ी देर में कुछ और नतीजों पर वरिंदर बंसल भी हमारे साथ होंगे रिजल्ट एक्सरे के लिए। पर उससे पहले खबरें भी काफी सारी हैं, कुछ ऑटो बिक्री के भी आंकड़े हैं। मानसी बताइए इनके बारे में। बिल्कुल दीपांशु, आयशर मोटर्स अनुमान से कमजोर रहे। ऑटो बिक्री के आंकड़े, कुल बिक्री जो है 66,891 यूनिट से घटकर 44,133 यूनिट रही, जो कि 34% की गिरावट थी। वहीं एक्सपोर्ट्स में 4,033 यूनिट से बिक्री घटी है 3,522 करोड़ पर, 13% की गिरावट यहाँ पर भी दिखी। हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर भी अनुमान से कमजोर बिक्री के आंकड़े आए हैं। कुल बिक्री जो है 8 लाख यूनिट से घटकर 5,47,000 यूनिट पर रही है, 32% की गिरावट देखने को मिली। वही डोमेस्टिक सेल्स की अगर बात करें 7,90,000 यूनिट से ये 5,27,000 यूनिट पर रही है और एक्सपोर्ट्स जो है 15,711 यूनिट से 20,190 यूनिट्स तक जाते हुए दिखे हैं। अतुल ऑटो, अक्टूबर में कुल बिक्री 2,311 यूनिट से घटी है, घटकर 2,141 यूनिट पर रही है, 7% की गिरावट यहाँ पर है। और इसके अलावा स्टील कंपनियों पर आज फोकस रहे। कंपनियों ने लॉन्ग और फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स की कीमतें 2,000 से 3,500 रुपए प्रति टन बढ़ाई है। कच्चे माल की कीमत बढ़ने के चलते उत्पादन की कीमतें बढ़ाई गई हैं और एचआरसी की कीमतें जो हैं 68,350 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 70,000 रुपए प्रति टन की गई है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें और ऑटो बिक्री के आंकड़े। वरुण, आप बताएं आपके पास और कौन सी खबरें हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ बर्गर किंग, यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि बर्गर किंग इंडोनेशिया में 83.24% हिस्सा खरीदने के इस कंपनी ने करार कर लिया है। 18.3 करोड़ डॉलर में हिस्सा जो है खरीदा जाएगा, यानी कि 1370 करोड़ में हिस्सा खरीदा जाएगा। टाटा पावर पे नजर रखेगा क्योंकि ब्लैक रॉक जो है वो कंपनी के रिन्यूएबल कारोबार में निवेश कर सकती है, इस तरह की खबरें हैं। करीब 50 से 75 करोड़ डॉलर के आसपास का निवेश हो सकता है, यानी कि करीब 3,750 से 5,500 करोड़ के आसपास का निवेश हो सकता है। कंपनी के रिन्यूएबल कारोबार को करीब 500 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन पे आका जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है टाटा पावर के लिए, इसके नज़र रखिएगा यहाँ पे। और सबसे आखिरी में मदरसन सुमी, 8 नवंबर को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे पूंजी जुटाने पे ये बोर्ड जो है विचार करने वाला है। ओके, तो नजर रहेगी टाटा ग्रुप स्टॉक्स नतीजों पर भी रिएक्ट करेंगे, नतीजे भी आएंगे यहाँ पे और आप काफी सारे और भी खबरों वाले स्टॉक्स एक्शन में देखेंगे। आइए एक बार देख लेते हैं ब्रोकरेजेस की क्या है राय एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ पर देखिए नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस का जो भरोसा है स्टॉक के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि जेफरीज ने देखिए खरीदारी किराए को बरकरार रखा लेकिन लक्ष्य बढ़ाया, 3,300 रुपए से बढ़ाकर 3,480 रुपए कर दिया है। वहीं अगर आप देखें तो क्रेडिट स्विस ने भी लक्ष्य बढ़ाया, 2,950 से बढ़ाकर 3,200 कर दिया है, 3,160 से सीधा लक्ष्य को बढ़ाकर 3,340 किया मॉर्गन स्टैनली ने। और लगभग सभी ब्रोकरेज की तरफ से आप देखें तो कमेंट्री काफी सपोर्टिव नजर आ रही है। सबने ये कहना है कि असेट क्वालिटी पूरी इंडस्ट्री में सबसे बेहतर है। नेट एनपीए जो है करीब 2% के आसपास के, जो कि काफी बढ़िया है और डिसबर्समेंट में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा टाटा मोटर्स यहाँ पर भी अच्छे नतीजों का असर कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री है उसका भी असर है। यहाँ पर जेफरीज ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 625 रुपए के लक्ष्य के लिए, और एचएसबीसी भी देखिए आप देखिए खरीदारी किराए को बरकरार रखे 550 पे। दोनों ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट प्राइस में कुछ भी बदलाव नहीं किया है, लेकिन कमेंट्री पॉजिटिव है। 486 जो है कल की क्लोजिंग है। एनटीपीसी यहाँ पर नजर रखिएगा, सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य में मामूली बढ़ोतरी की है, 150 से बढ़ाकर 160 रुपए कर दिया, 134 कल की क्लोजिंग है। एक
कह रहे कि कैश फ्लोज में काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और सोलार में काफ़ी एक्सपांशन भी देखने को मिलेगा आगे जाकर। अपोलो टायर्स यहाँ पर 2 ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट है, ये दोनों में टारगेट कट किया गया है। सिटी खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन जो लक्ष्य है वो 325 से घटाकर 300 रुपये कर दिया है। वहीं अगर आप देखें तो नोमिरा ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य में मामूली कटौती की है, 307 से घटाकर 301, 221 जो है कल की क्लोजिंग है। एस्कॉर्ट्स यहाँ पर मिकवाई ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य बढ़ा है, 1450 से बढ़ाकर 1740 कर दिया है। ये कहने की कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और कीमतें भी बढ़ाई गई हैं, इसका एक आगे जाकर फायदा देखने को मिलेगा। वोल्टास पर डाउनग्रेड आया क्रेडिट स्विस की तरफ से, हालांकि कमेंट्री पॉजिटिव है लेकिन डाउनग्रेड इसके लिए आया क्योंकि स्टॉक ने रिसेंट दिनों में काफी बड़ा रनअप देखने को मिला है और टारगेट भी काटा है। इन्होंने जो है 1225 से घटाकर 1150 रुपये कर दिया है। इंडियन ऑयल पर सीएलए से कह रहे हैं कि खरीदारी कीजिए और रेटिंग को अपग्रेड भी किया है और लक्ष्य यहाँ पर जो है बढ़ा है, 110 से बढ़ाकर 165 कर दिया है। ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पर भी अच्छे नतीजे आए थे लेकिन ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट जो रेटिंग है इसे रिड्यूस किया है क्योंकि स्टॉक में काफ़ी बड़ी तेजी आ गई और अच्छी चीज़ें जो है फैक्टर्ड इन नजर आ रही हैं। इसके अलावा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 610 से बढ़ाकर 675 कर दिया है। और अंत में सिटी भी चोला पर रिपोर्ट दे रहे हैं जहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 675 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, लेकिन इनके साथ ही कुछ और खबरें भी हैं, कुछ और रिजल्ट्स में। देवांशी बताइए। बिल्कुल, आप देखिए सबसे पहले इन स्विफ्ट लैब और पीआई इंडस्ट्रीज, इस दोनों स्टॉक्स पर आज आप फोकस कीजिए क्योंकि दोनों स्टॉक्स के बीच में करार होता हुआ दिखा था। एपीआई कारोबार की बिक्री के लिए करार हुआ था लेकिन अब वो करार रद्द हो चुका है। कुछ प्री रिक्विजिट जो शर्तें थी वो दोनों ही कंपनीज ने नहीं मानी थी और इसके चलते अब उनका जो पीरियड है वो एक्सपायर हो चुका है और अब उसको एक्सटेंड करने की बात नहीं की जा रही है और इसके चलते ये करार रद्द होता हुआ दिख रहा है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज, इस पर आप नजर रखिए, कंपनी ने एक प्रेफरेंशियल इशू किया है, 53 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 1.18 करोड़ शेयर्स अलॉट करेगी कंपनी लोटस फैमिली ट्रस्ट को। इसके साथ ही कंपनी 1.18 करोड़ वारंट्स आरुद्य इन्वेस्टमेंट्स और एमएल धानुकर कंपनी को भी यहाँ पे इशू करती हुई दिखेगी, तो इस पर भी आपको नजर रखनी होगी। वेल्सपन इंडिया, गोनेक्स और जितनी भी टेक्सटाइल कंपनीज हैं इन सब पर, गोकेक्स माफ कीजिएगा, ये सारी जो टेक्सटाइल कंपनीज हैं इन सब पर आपको फोकस करना है क्योंकि आप देखिए अप्रैल से लेके अक्टूबर 21 के बीच में भारत में जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं वो 54% तक बढ़ते हुए दिखे थे और प्री कोविड लेवल से भी अगर आप देखते हैं तो 25% तक की ग्रोथ आती हुई दिखी है, जो कि सारी टेक्सटाइल कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव है। ओके, तो ये है आपके लिए सारे खबरों वाले शेयर। अच्छा, एक चीज बताइए, खबरों वाले शेयर और स्टॉक से न्यूज बनाने में ज्यादा वक्त लगता है? मानसी और देवांशी के लिए सवाल है तैयार होने में ज्यादा मुश्किल काम कौन सा है? सर, आज खबरें और ब्रोकरेज बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। ये भी इलेक्शन लड़ेगी क्योंकि आज एक्चुअली तैयार होना ज्यादा मुश्किल काम है क्योंकि आज हमें खुद को इतना टाइम लगा है, नॉर्मल टाइम से दोगुना टाइम हमें लगा है ना? दीप लगा है ना? लगा, आज तो जल्दी करना पड़ा सब। इसलिए तो ऑनेस्टली एक्सेप्ट करो, लगता है ना? हाँ, देखा, दोनों में बहुत टाइम लगता है। चलिए, बढ़िया है। आइए, हमारे सारे एक्सपर्ट भी है तैयार, वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी, शुभ शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पहले तो अनिल जी सबको, सब को पैनलिस्ट को और सारे व्यूअर्स को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। अनिल जी, आजकल अनिल जी शुरुआत से पहले मैं एक चीज ऑब्जर्व करी, अनिल जी एनालिस्ट हैं तो एनालाइज करते रहते हैं कि अनिल जी आप आजकल काफी मूड में रहते हैं, कभी किसी की खिंचाई करते हैं, कभी किसी की। पहले आप शुरू में कहते थे कुणाल जी इलेक्शन लड़ेंगे, फिर आपने सुमित जी को भी उसके अंदर जोड़ दिया, अब अनिल जी लिस्ट के अंदर शायद आपने मानसी को भी उसके अंदर जोड़ दिया। तो अनिल जी लिस्ट बढ़ती जा रही है, पता नहीं इलेक्शन लड़े ना लड़े, कहीं ये आपस में ना लड़ ले अनिल जी। देखो, दोनों में कुछ भी हो, हमें तो मजा आएगा। हमें तो मजा लेना है, तब लेते रहेंगे। बिल्कुल, आपका ऑब्जर्वेशन एकदम परफेक्ट है सर। बताइए अब आज का शेयर। देखिए अनिल जी, आज मैं ना पिक ऑफ द डे नहीं दे रहा, आज मैं धनतेरस स्पेशल अनिल जी स्टॉक निकाल के लाया हूँ। स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट में निवेश की राय है, एक क्लब बना हुआ अनिल जी 10,000 से ऊपर वाले स्टॉक्स का। अभी आपका एसआरएफ भी 10,000 के ऊपर जाके स्टॉक स्प्लिट वगैरह बोनस वोनस होके नीचे आया हुआ है, तो ये स्टॉक भी 10,000 की तरफ जा रहा है। तो इन स्तरों पर करेक्शंस पर अल्ट्राटेक के अंदर निवेश की राय है 10,000 के टारगेट के लिए, और जिसको स्टॉप लॉस लगाना हो 7540 का स्टॉप लॉस लगा ले, बेहतर होगा। इसको एक्यूमुलेट करें 10K के टारगेट के लिए। ओके, 10,000 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। मुदित जी, सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, आपको आपकी पूरी टीम को
धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे को पैनलिस्ट हैं, आप सभी को भी धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, पिक ऑफ द डे में जो हमने चुना है उसका नाम है सन टीवी। सन टीवी को यहाँ पर बाय करने की सलाह दे रहे हैं। जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, अप्रैल 2019 के बाद पहली बार इन लेवल्स पे ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर डेली चार्ट्स को देखें, वीकली चार्ट्स को देखें, बढ़िया रिवर्सल कैंडल बनाकर, रिवर्सल पैटर्न बनाकर ब्रेकआउट देखने को मिला है। जिस तरह के चार्ट्स बने हैं आज के सेशन में 615 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। सन टीवी को लॉन्ग करके चलेंगे। 615 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 575 का। ओके, 615 की टारगेट, 575 का स्टॉप लॉस। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले तो आप सभी धनवान लोगों को अनिल जी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अनिल जी, खरीदारी की राय है, खरीदना है पीवीआर। अनिल जी, पीवीआर खरीदना है। और पीवीआर इस वजह से खरीदना है कि अब मुझे लगता है अनिल जी इसके लिए संकट के बादल छट गए हैं। लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं अनिल जी सिनेमा देखने की। तो मुझे लगता है कि पीवीआर इन स्तरों पर बाय करना चाहिए। चार्ट पर कल हमने बहुत अच्छा मूव आता हुआ देखा, तो मेरी राय में इन स्तरों पर बाय करके चलें। 1705 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रख लें और मुझे लगता है 1800 तक का एक स्ट्रेट रन आपको देखने को मिलेगा। तो पीवीआर में मेरी खरीदारी का है। तो धनवान आपने कहा, सभी धनवान लोगों को शुभकामनाएं दी। तो पहली चीज तो ये कि अगर आपने हमें धनवान माना उसके लिए धन्यवाद, और भगवान न करे कभी जरूरत पड़ जाए और उधार मांगने की नौबत आए तो दे जरूर देना, तब मत बोलना कि आप धनवान नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब धनवान का है तो थोड़ा क्लेरिफाई भी कर दीजिए, पीवीआर खरीदना है मतलब शेयर खरीदना है या पूरा पीवीआर खरीदना है? अनिल जी, पूरा पीवीआर खरीदना है अनिल जी, पूरा शेयर खरीदे। अनिल जी, एक चीज और आपसे कहनी थी अनिल जी, एक आपसे रिक्वेस्ट थी जी, बताए अनिल जी। कल आपने अनिल जी सार्वजनिक किया कि आप दीपावली के समय मिठाई वगैरह सब खाते हैं। यस। तो अनिल जी, अगर उसकी कुछ तस्वीरें हो तो अनिल जी भेज दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल, आने दी दिवाली खाते हुए बिल्कुल मिठाई की तस्वीरें आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मौका लगा तो मिठाई भी शेयर करूंगा। कोई अनिल जी, बहुत काम आएंगी तस्वीरें। अनिल जी, घर में कोई जी अनिल जी कोई रोकेगा तो दिखाने के काम आएंगी। एब्सोल्युटली। साल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ कोई रोक टोक खाने पीने में और जश्न मनाने में नहीं होनी चाहिए, उत्साह के साथ मनाइए। बिल्कुल। आइए किरण जी से पूछते हैं उनका पिक ऑफ द डे। किरण जी बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और को पैनलिस्ट को, आप सभी को, पूरे जी परिवार को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा स्टॉक ऑफ द डे पहले तो सन टीवी था, तो मुदित जी ने ले लिया, तो मैं अभी दूसरा स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ, माइंड ट्री। मेरा मानना है कि बाय करके चलना चाहिए आज के लिए। 4650 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए 4850 4900 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय माइंड ट्री में। सेठी साहब भी हमारे साथ तैयार है। सेठी साहब, आपके तो नाम में ही सेठ है, तो आपको तो धनतेरस की हर रोज शुभकामनाएं मिलती है। बताएं सर, गुड मॉर्निंग, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले तो अनिल जी, आपको, दीपांशु को, को पैनलिस्ट को और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को मेरी ओर से धनतेरस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। अनिल जी, आज का जो मेरा पिक ऑफ द डे है वो कॉमन हो गया है। थोड़ी देर पहले आपको सुन रहा था, आपने भी स्टॉक ऑफ द डे वही दे दिया है, टाटा मोटर्स। मुझे लगता है इस स्टॉक में आज बिल्कुल मौका मिले तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। एक जबरदस्त तेजी आज इस स्टॉक में लगती है, होनी चाहिए। मेरा इसमें आज का टारगेट है 505 रुपए का, स्टॉप लॉस है 480 रुपए का। जिस तरह के इनके जो एक तो रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आए, बट जो कमेंट्री थी और जो डोमेस्टिक सेल्स के जो नंबर्स आए हैं अक्टूबर के, और खास करके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इन्होंने नेक्सॉन और टिगोर, इन दोनों को जो रेस्पॉन्स मिल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, जबरदस्त रेस्पॉन्स है। मुझे लगता है ये स्टॉक आज के लिए तो अच्छा ही है, बाकी भी मुझे लगता है इस साल के लिए भी इस स्टॉक को डिलीवरी लेके रखना चाहिए। आई थिंक इट्स अनदर टेस्ला इन द मेकिंग, भारत की टेस्ला है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन टाटा मोटर्स का। कुछ और बेहतरीन पिक्स भी सेठी साहब से लेंगे, उससे पहले वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। वरिंदर, सुप्रभात आपको, पूरे ओमकारा परिवार को और आपके हजारों लाखों जो चहेते आपके इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, सेटिस्फाइड हैप्पी कस्टमर्स हैं, उनको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, भगवान करे सबको इतना धन मिले कि ताकि आप अपनी फैमिली को और अपने आप को सेटिस्फाई कर सको, और उससे भी जरूरी कि दूसरों किसी की हेल्प कर सको। तो हैप्पी धनतेरस आपको और सबको, सारे जी परिवार को।
रिजल्ट्स पे सर अगर फोकस करें तो टाटा मोटर्स में सुन रहा था, सेठी साहब भी बोल रहे थे, मैं एक दो चीज इसके बारे में बोलेगा सर कि क्यों मुझे इतना स्ट्रांग ये नंबर दिख रहा है। नंबर्स आप कुछ भी बोलिए सर, आपको लोग बोल रहे हैं कि लॉस हुआ लॉस हुआ लॉस हुआ। सर अगर आप कमेंट्री सुनेंगे तो उन्होंने क्लियरली बोला कि जो सेमीकंडक्टर का जो भी इशू था वो पूरे का पूरा वर्स्ट बिहाइंड हो चुका है। They are expecting positive EBIT margin and free cash flow in second half of FY22. I think ये बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर। सर मैं आपको एक दो चीजें बताता हूँ टाटा मोटर्स के बारे में। इसका मार्केट कैप अभी 2.25 लाख करोड़ है सर। अगर आप थोड़ा सा कोई FY23 FY24 के अनुमान देखें और जिस तरीके से वॉल्यूम नंबर्स आ रहे हैं JLR में उसका नंबर्स देखें, सर डोंट बी सरप्राइज कि टाटा मोटर्स FY23 में अराउंड 15,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगा और 18,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगा, 18 से 20,000 इन FY24। जिसका मतलब है सर आपको टाटा मोटर्स जैसा कंपनी, जो हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में बोल रहे हैं, टेस्ला ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, वो आज आपको 15 टाइम पे 15 टाइम्स अर्निंग्स पे मिल रहा है ये कंपनी। और इंपॉर्टेंटली सर ये जो JLR है, JLR इज अ वेरी वेरी बिग एसेट फॉर द कंपनी। इवन मैं अगर अच्छे से अच्छे जो सबसे बुलिश ब्रोकर्स हैं उनका एस्टिमेट देखता हूं सर, उनके हिसाब से भी अभी भी JLR सर वो 2.5 टाइम्स EV EBITDA पे मल्टीपल में लेते हैं, ओनली 2.5 टाइम्स। सर ये 50% डिस्काउंट है जो कि अभी जो ट्रांजैक्शन हुआ है, TPG ने पैसा इन्वेस्ट किया है, इंडिया के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो JLR का जो मल्टीपल है वो भी अभी 2.5 टाइम्स है। सो अगर वो 5 टाइम चला गया तो आप सोच सकते हो क्या हो सकता है सर। सो नंबर्स अगर आप देखो तो नंबर्स टाटा मोटर्स के FY23-24 देखिए, उसके बेसिस पे भी आपको आज स्टॉक के 12 से 15 टाइम्स पे अर्निंग्स मिल रहा है टाटा मोटर्स। सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स फ्रॉम दिस कंपनी। दूसरा सर कंपनी जो मुझे, टू बी ऑनेस्ट, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, बट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स केम फ्रॉम चंबल फर्टिलाइजर्स। मैं हमेशा चंबल और कोरोमंडल कंपेयर करता हूं सर। कोरोमंडल हैज बीन अ ग्रेट एसेट, नो डाउट, बट एक्सपेंसिव है कंपेयर टू चंबल फर्टिलाइजर्स। आप चंबल फर्टिलाइजर के नंबर थोड़ा सा कोरोमंडल को साथ में रख के देखिए सर, आई थिंक दे हैड डन फैबुलसली वेल। 4,100 करोड़ का एक्सपेक्टेड का सेल्स आएगा सर, उसके सामने कुछ 4478 करोड़ का नंबर आया। 570 करोड़ का एक्सपेक्टेड था एबिट आया, उसके सामने 730 करोड़ एबिट आया। मार्जिन 16.5% आए इस कंपनी के सर। और कोरोमंडल देखिए सर, क्योंकि इसके मार्जिन क्वार्टर क्वार्टर फ्लैट आए हैं चंबल के। कोरोमंडल के मार्जिन 12% आए थे सर इस बार। सो चंबल हैज एक्चुअली डन मच बेटर देन कोरोमंडल इन दिस क्वार्टर अलोन। और वो ट्रेड कर रहा है हाफ द टाइम व्हाट कोरोमंडल इज, आई थिंक 9 साढ़े 9 टाइम पे ट्रेड करता है चंबल फर्टिलाइजर्स। सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम चंबल फर्टिलाइजर्स। एक दो कंपनीज और सर मैं जल्दी जल्दी बोल दूं। एक है KPIT टेक्नोलॉजीज, एज अ डिस्क्लोजर वी हैव रिकमेंडेड टू अवर क्लाइंट्स, इट्स अ मस्ट हैव कंपनी इन अवर पोर्टफोलियोज। सो KPIT टेक्नोलॉजीज सर क्या करता है, ये सिस्टम इंटीग्रेटर है। कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी है ग्लोबली, उसके नंबर्स देखिए सर। नंबर्स तो आपको आपके एनालिस्ट भी बता दिए होंगे कि उसका EBIT जो है 8% बढ़ा क्वार्टर क्वार्टर, US डॉलर रेवेन्यू 4% बढ़ा, बट इन्होंने सर अपनी गाइडेंस भी रेज कर दी है। सो कंपनी ने अपनी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस रेज कर दी 18 से 20%। पहले वो मिड टीन्स बोलते थे। EBITDA मार्जिन गाइडेंस पहले वो 16.5 से 17% बोलते थे, अभी 17.5% प्लस कर दिया, तो मार्जिन भी बढ़ा दी है। और ये स्टॉक सर 23-24 टाइम पे ट्रेड करता है नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स, तो कोई महंगा स्टॉक भी नहीं है कंपेयर टू हाउ द मिड कैप IT कंपनीज आर। और दो स्टॉक्स पे मैंने सुना सर आपके यहाँ पे PVR के बारे में बात हुआ, तो फिनिक्स मिल्स को मत भूल जाइए सर। आई थिंक फिनिक्स मिल्स हैज रिपोर्टेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेट ऑफ नंबर्स। और सर इंपॉर्टेंटली अभी तो थर्ड क्वार्टर फेस्टिवल सीजन आए नहीं है, हम सेकंड क्वार्टर की बात करें। सेकंड क्वार्टर में इसका रन रेट सर अभी 370 करोड़ सेल्स का हो गया है। प्री कोविड 700 करोड़ के ऊपर होता था सर इसका नंबर। 370 करोड़ के हिसाब से मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेड 300 करोड़ के आसपास था, तो उससे एक्सपेक्टेशंस को बहुत बीट किया है। कंजम्पशन जो है सर अक्टूबर में 80% आ गया है, जो प्री कोविड लेवल है। इसमें बस कमर्शियल ही है जिसको हमें और नजदीकी से देखना कि आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा। बट आई थिंक दिस कंपनी इज कमिंग बैक वेरी 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 स्ट्रांगली। सो 3-4 नंबर जो मैंने आपको बोला सर, और जस्ट बोलने के लिए ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स और लक्स इंडस्ट्रीज, ये सब चड्डी बनियान वाली कंपनीज हैं सर, अंडरवेयर गारमेंट्स वाली कंपनी है। इनमें कुछ खास ही हो रहा है, चाहे वो लक्स हो, डॉलर हो, रूपा हो, इन सब के नंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग आए हैं। और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स सर कहाँ से ये नंबर आया सर, मैं आपको बस इसका एक चीज बोल दूं सर, जिसका MTO सेगमेंट है, MTO सेगमेंट 90% ऑफ रेवेन्यूज होते हैं सर। इस क्वार्टर में एक्चुअली इसने उतना धंधा किया जितना ये पूरे साल में धंधा करता है। तो MTO सेगमेंट का रेवेन्यू जो है वो कुछ 4,400 करोड़ आया सेकंड क्वार्टर में। पिछले पूरे साल उसने 8,450 किया था। EBIT उसने 260 करोड़ किया सिर्फ एक क्वार्टर में, और पूरे साल में 340 करोड़ किया था। तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं ऑल कार्गो के, और ये सब अंडरवेयर कंपनी से कुछ हो रहा है वो हम आपको बताएंगे। वरिंदर, सुबह 10:30 बजे हमारे साथ टॉप मैनेजमेंट जुड़ेंगे डॉलर इंडस्ट्रीज के, जिनके भी नंबर्स बड़े तगड़े आए। 10:35 पर विनोद कुमार गुप्ता साहब से बात करेंगे, जानेंगे कि पूरे सेक्टर में
क्या कुछ चल रहा है जो इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आती हुई दिख रही है। ये है आपके लिए दमदार रिजल्ट्स। कमजोर रिजल्ट्स भी होंगे आपकी लिस्ट में वरिंदर? सर फार्मा केमिकल्स, यू नो सीक्वेंट के नंबर्स देखिए सर। सेल्स 9% ऊपर क्वार्टर पर, एबिटा 2.5% नीचे, मार्जिन 16% से 5.5% आगे है, वाई क्वार्टर 6.5% से 5.5% रह गई है। और स्पार्क सर मुझे कोई समझ में नहीं आता कि इसको 7,000 करोड़ का वैल्यूएशन क्यों मिलता है सर। मगर लास्ट अगर आप 12 क्वार्टर पे देखेंगे तो 12 क्वार्टर में हर क्वार्टर में एबिटा लॉस की है, एक को छोड़ के इस बार में एबिटा लॉस था। और सर एक क्वेश्चन जो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा रिलैक्सो के बारे में। अभी रिलैक्सो सबको पता है बहुत शानदार कंपनी है, कंपनी शानदार है, इन्वेस्टमेंट शानदार है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है। अभी रिलैक्सो का देखिए सर, इसका जो सेल्स था YoY 24% ऊपर है, बट एबिटा 8% नीचे था सर। इसका मार्जिन जो है 22% से कम हो गए, 16% मार्जिन आ गया है। इंपॉर्टेंट क्या है सर कि अभी भी सर ये 80 टाइम्स पे ट्रेड करता है। तो कोई मुझे समझा दे सर कि ये रिलैक्सो को हम 80 टाइम्स का मल्टीपल देते हैं जिसके मार्जिन कमजोर हो रहे हैं, और दूसरी कंपनी जो मैं अंडरगारमेंट कंपनीज बोल रहा था आपको, चाहे वो रूपा हुआ, चाहे डॉलर हुआ, सर उनका ग्रोथ कितनी सर, उनका ग्रोथ 50% एबिटा ऊपर आया, मार्जिन उनके 21-20% से ऊपर आ रहे हैं, और वो 15 टाइम पे ट्रेड कर रही है। तो इतना फेरबदल क्यों है? और वो भी ऐसे नाम है जो लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें कोई जानता नहीं है लक्स को, रूपा को, डॉलर को। प्रोबेबली लो फ्लोटिंग स्टॉक एक ही रीजन हो सकता है, और या जिन्होंने ले रखा है सबने हाई पी मल्टीपल पर लिया है तो बेचने के लिए भी हाई पी मल्टीपल का इंतजार करेंगे, वही एक रीजन हो सकता है। बाकी तो और क्या कारण हो सकता है? वाकई में आप जो कह रहे हैं पॉइंट एकदम सही है। कई सारे बेहतरीन कंपनियां ऐसी है जो सस्ते पी मल्टीपल पर है, कई सारी एग्जिस्टिंग कंपनियां ऐसी है जो सस्ते पी मल्टीपल पर है, लेकिन IPO आते हैं उनसे महंगे आ जाते हैं। तो ये मार्केट का फिनोमिना है, क्या कर सकते हैं? क्या करें सर, मैं आपको I think कई बार सर हम लोग जस्ट फैंसी होने के लिए गलत इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, जो अच्छी चीज नहीं है। सही बात। आज अगर होता है ना कि आज मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है, बाकी आई कैन बेट मैं उनको कम से कम 30-40 कंपनीज दे सकता हूं जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है और बहुत सस्ती कंपनीज भी अभी भी ट्रेड कर रही है, बट वो फैंसी नहीं है। दैट्स ऑल। बेस्ट तरीका ये कि कहाँ गलत है, दुनिया को तो हम सुधार नहीं सकते, ठीक नहीं कर सकते, खाली ये है कि जहाँ हमें समझ में आए, जहाँ हमें वैल्यूएशंस ठीक लगे वहाँ फोकस करना ज़्यादा ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बेहतरीन पिक्स, बेहतरीन रिजल्ट एनालिसिस हमारे दर्शकों को देने के लिए। आइए बढ़ते आगे, वक्त है फर्स्ट ट्रेड का। अच्छा, फर्स्ट ट्रेड में जाने से पहले अच्छा सुमित जी भी आ चुके हैं और वागले साहब भी आ चुके हैं, वाह वेरी नाइस। तो चलिए पहले उनकी पिक्स ले ली जाए, उसके बाद फर्स्ट ट्रेड की करते हैं शुरुआत। सुमित जी सुप्रभात। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। सबसे पहले तो धनतेरस की आपको, दीपांशु को, पूरे को पैनलिस्ट को, जी बिजनेस की टीम को, और जो लोग अभी हमें लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन सभी देशवासियों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देशवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। और अनिल जी अच्छा बाय द वे, अगर आप खाली है ना, खाली अगर ये बोलते कि सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, तो उसमें हम सब इंक्लूड हो जाते वैसे भी। जी बिल्कुल। तो अनिल जी, शेयर मार्केट धन कमाने का जरिया है, तो मेरी पूरी कोशिश और प्रार्थना यही रहेगी कि जो सब हमसे जुड़े हैं वो मिलके अच्छा खासा धन कमाए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जो अनिल जी आज का पिक ऑफ द डे है वो है JSW स्टील। JSW स्टील यहां से एक बढ़िया मूव दिखाना चाहिए। स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना है, कल क्लोजिंग आवर्स में भी मोमेंटम देखने को मिला था। स्टॉक यहां से 710 रुपए से लेके 725 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक के अंदर खरीदारी करें, 668 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 710 से 725 के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में JSW स्टील के अंदर देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा JSW स्टील में। ओके, वागले साहब गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। मेरा पिक ऑफ द डे है टाटा स्टील। 1350 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 1410 तक की अपसाइड में आज के दिन में देख रहा हूं। 1410 तक की तैयारी टाटा स्टील की होती हुई दिख रही है। यहां पर खरीदारी करने की राय है वागले साहब की तरफ से भी। आइए अब करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की।